इस दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का यह है कि वो जमीन से ज्यादा बहुत ऊपर नहीं उठता और रेडार को डिटेक्ट करना जरा मुश्किल होता है। और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ही मौजूद है तो वो उनका भी सहारा ले सकता है। वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं। अब वजीर दिफा मजीद ये भी कहते हैं कि दोनों ममालिक को जोहरी ऑप्शन इस्तेमाल करने से बाज रहना चाहिए। पाकिस्तान हाई अलर्ट है और अपने एटमी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में करेगा जब हमारे वजूद के लिए ये बराह रास्त खतरा हमें महसूस होगा। अच्छा, चलाएंगे तो भुगतेंगे, क्योंकि हमारे पास 180 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं। और ये जो है ये इनकी जो टनेज है वो पाकिस्तान के 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब से कहीं ज्यादा है। अगर हमने एक अग्नि 5 भी डाल दिया MIRV पाकिस्तान के ऊपर, तमाम शहर तबाह हो जाएंगे साहब। एक अग्नि 5 से एक किसको धमकी दे रहे हो? उसका माने क्या होता है? उसका माने ये होता है कि इंडिया को ह्यूज एडवांटेज मिल जाता है। तो इंडिया फिर कुछ भी कर सकता है ना। उसके पास ज्यादा से आपके पास टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, नई नई चीजें मिल रहे हैं। एक लैंड ब्रिज बन गया है इजराइल के साथ, रोज प्लेन्स आ रहे हैं, 10-12 तो अभी से आ ही गए हैं 2 दिन में। इसराइली वजीर आजम कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। यकीनन खुदा ना खास्ता हमला हो गया तो ये कैसा कैसा खिलवाड़ करेंगे हमारे साथ। भारत को इसराइल की फुल सपोर्ट हासिल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनके रेडार सिस्टम्स हों और भी जो भी मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका सहारा भारत खूब इस्तेमाल करेगा। मियां नवाज शरीफ ने जब एटमी धमाके किए थे तो इजराइल ने उस वक्त एक स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। तो नवाज शरीफ ने उस वक्त ये कहा था कि हमारे पास शाहीन, गजनवी और अब्दाली के मिसाइल हैं, दिल्ली को और आगरे को बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारी खबर हम ले लेंगे। इस सर फिर पागल हो गया। इजराइल ने लेजर बीम से मार करने वाले तकनीक भारत को दे दी है। आ गया है कल रात को 3-4 बजे। क्या मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम मोदी को कन्विंस करके, मना के, समझा के, बहला फुसला के जंग से बाज रख सकते हैं? लॉन्ग वॉर वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। 3 महीने की जंग हो, फौजें लड़ रही है, वो पाकिस्तान नहीं सस्टेन कर सकता। एंड दैट इज वेयर द न्यूक्लियर ऑप्शन कम्स। मैं तो कहता हूं कि भारत को भी एक मौका है कि बगराम एयरबेस में अपने ट्रूप्स उतारे, बात कर ले तालिबान से और वो उस तरफ से हमला भी करे। जब यहां से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो गुज़श्ता रोज़ बिहार में एक जलसे से खिताब किया, उसने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि कुछ जो लैंग्वेज थी उससे तो यही वाज़ेह होता है। लेकिन भारत इस वक्त एक लिमिटेड एक्शन लेगा बालाकोट की तरह उस किस्म के। देखिए ना, पिछले 4 दिनों से भारत इस बात पे जोर दे रहा है कि हमारी साइड पे LOC के हमारी साइड पे तकरीबन 40 से 50 टेररिस्ट के लिए बकौल उनके लॉन्च पैड्स हैं। फिर एक शायद कहीं और हमारी एयर स्पेस की वायलेशन कर दें। एक जो काम वो कर सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका भी वो सहारा लें। तो इस दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का ये है कि वो जमीन से ज्यादा बहुत ऊपर नहीं उठता और रेडार को डिटेक्ट करना जरा मुश्किल होता है। और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ही मौजूद है तो वो उनका भी सहारा ले सकता है। वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं, तो इसलिए वो मुझे लगता है कि शायद कहीं वो इस्तेमाल करें और फिर क्लेम करें कि जी हमने लॉन्च। बस अब चूंकि स्ट्रेटेजिक नोयत की आपने गुफ्तगू की और जो अहले पाकिस्तान देख रहे हैं वो यकीनन अब मुतजस्सिस होंगे कि अगर उनके पास ऐसी क्रूज मिसाइल्स हैं तो हमारे पास उसका जवाब क्या है? नहीं, हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स तो हैं, हमने भी बना रखे हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल सुपरसोनिक नहीं है। लेकिन हमारे पास और बहुत से मिसाइल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर, शायद हमें जरूरत भी ना पड़े। सच्ची बात तो यही है, अगर भारत ने कुछ लिया हम भी उसका रिएक्ट तो हमने जरूर करना है, क्योंकि दैट गोज विदाउट सेइंग। अब वो भारत किस हद तक जाता है उस पर डिपेंड करता है फिलहाल, और उसी हिसाब से हमारा भी मेजर्ड रिस्पॉन्स यकीनन होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली जो मैं देख रहा हूँ ना, असल में जो
बात है कि मामलात किस तरफ जाएंगे, क्या सऊदी अरब मीडिएशन बाद में करवा सकता है, यकीनन करवा सकता है, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स ये सारी चीजें होंगी। हमें पैनिक नहीं होना, क्योंकि जब हम पैनिक हो गए तो उसका मतलब ये है कि हम बहुत खौफजदा हैं, और बीजेपी की हुकूमत यही बताना चाहती है। हमारे कंसर्न्स यकीनन हैं और हम अलर्ट भी हैं, लेकिन अभी जो है मामलात बिहाइंड द सीन्स चलें तो बेहतर है। कोई हमें जरूरत नहीं है हिस्टैरिकल होने की, जिस तरह भारत में एक हिस्टीरिया मौजूद है इस वक्त, तो सारे पागल हुए हैं वहां पे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने इन दिनों में 12 ममालिक के सरबराहान से रब्ता किया, तो दैट मीन्स के ही डजंट वांट टू बी साइलेंट। कि चाइना का बजाते खुद बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के साथ चल रहा है। चाइना इस पोजीशन में हरगिज नहीं है कि वो भारत को आंखें दिखाए या भारत के साथ प्यार मोहब्बत करके, कुछ ले दे के, कुछ इंसेंटिव की बात करके उसको जंग से बाज रखे। बाज करीबी दोस्त भी समझते हैं यार हर तरफ से हम निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और तुम फिर जंग की तरफ ले आते हो। तो चाइना का जहां तक ताल्लुक है, वो चाहे भी तो इस सारे सिलसिले को नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान ने देख लिया है कि हमारे रिलेशनशिप इस वक्त अफगानिस्तान के साथ ऐसे हैं, उससे एडवांटेज ले रहा है, फंड कर रहा है टीटीपी को, हथियार वो आर्म्स डंप से खरीद के दे और रहा है, बराह रास्त रॉ कर रही है, अटैक करें, उनकी ट्रेनिंग भी कर रहा है। दूसरा आ जाए आप, और बीएलए को हमें सबसे पता है फंडिंग क्या दर से आती है, और अगर आप अंधे हैं तो आप बहरे तो नहीं है। अब ये यादाव भी आपको बता देगा, जेल में है वो 10 दफे आपको बता चुका है कि कैसे आया, क्यों आया, क्या आया। तो देखिए द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है एंड ही इज एक्टिंग लाइक एन एनिमी। अब आपको क्या करना है इन दिस सिचुएशन? नंबर 1, उसको कहो कि तुम लोग जंग लड़ना चाहते हो, ठीक है, तुम लड़ना चाहते हो, वी आर विलिंग टू फाइट, तुम ला रहे हो ये जंग हमारे पे, यस। तो उनको पहले चीज आप देखेंगे कि आस्ते आस्ते ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं हमारे से ये कोशिश करेंगे कि नो फर्स्ट स्ट्राइक, इसके बारे में एक एग्रीमेंट निकालें। अब जब आप नो फर्स्ट स्ट्राइक की एग्रीमेंट उनसे मान जाते हैं, तो डू यू नो कि इफ यू से दैट यू विल नॉट यूज योर फुल स्पेक्ट्रम ऑफ वेपन्स दैट यू हैव, उसका माने क्या होता है? उसका माने ये होता है कि इंडिया को ह्यूज एडवांटेज मिल जाता है। तो इंडिया फिर कुछ भी कर सकता है ना, उसके पास ज्यादा से आपके पास टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, नई चीजें मिल रहे हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है इजराइल के साथ, रोज प्लेन्स आ रहे हैं, 10-12 तो अभी से आ ही गए हैं 2 दिन में। तो कहने की बात है दे आर फार, उनके पास पैसे भी ज्यादा हैं, रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं। तो क्या आप समझते हैं कि यू कैन गिव सच एन अंडरटेकिंग? और अगर आप ऐसी अंडरटेकिंग दे सकते हैं तो फिर आपने ये एग्री क्यों किया? आपने मुल्क को क्यों किया कि घास खाएंगे? आपने हमें घास खिलाया ना वेपन्स के लिए, हम खाए हैं घास वेपन्स के लिए। अब आप कह रहे हैं कि उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम हिलारी साहब, आई पार्शली एग्री विद यू, आपने बड़ा अच्छा इसका स्केच खींचा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जब 2 न्यूक्लियर वेपन रखने वाली कंट्रीज आमने सामने हो जाती हैं तो द रिस्क गेट्स बिगर डे बाय डे एंड विद एवरी सिचुएशन। तो उस वजह से हमें एक एतमाद के साथ आगे बढ़ना है। ये जरूर है कि हमें अपने सफारत जो हमारे सफरा हैं बाहर, उनको एक्टिवली अपने होस्ट गवर्नमेंट्स को मुसलसल ब्रीफ करते रहना चाहिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं फिर यही कहूँगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो भारत ने वायलेशन की है, न सिर्फ ट्रीटी की बल्कि इंटरनेशनल लॉ की, उसको हमें थोड़ा सा रोबस्ट डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ फॉरेन ऑफिस में भी मुझे गैप्स नज़र आते हैं, क्योंकि हमने फॉरेन ऑफिस की ऑर्गेनाइजेशनली उस तरह रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की कि इसको हम 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं उसके साथ नबरद आजमा कर सकें। तो ये ज़रूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी हमारे लिए एक इशू बनेगा, जो मुझे लगता है। और इसमें भारत, क्योंकि देखिए ना पिछले साल जब भारत ने हमें लिखा कि हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं, तो उसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी हवाला दिया था। तो मेरे लिए उस वक्त अंडरस्टैंड करना, और मैंने उस वक्त भी हाईलाइट किया था कि ये बार बार क्यों इसका रेफरेंस दे रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से क्या ताल्लुक है। तो आज ये जाहिर हो गया कि किस तरह उन्होंने इसको साथ लिंक किया है